हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था करने के लिए और उस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो डी ऑप्शन था और काफ़ी सारे लोगों ने इसका आंसर सही दिया। चलो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या लॉजिक था। इसमें लॉजिक ये था कि 64 का इंटू जब आप 7 से करेंगे और उसमें 12 प्लस करेंगे तो यहाँ से आपको 460 मिलेगा। ऐसे ही 43 का इंटू जब आप 8 से करेंगे और उसमें 12 प्लस करेंगे तो यहाँ से आपको जो नंबर मिलेगा वो 356 मिलेगा, क्योंकि 25 की इंटू 8 से करने के बाद उसमें 12 प्लस करेंगे ना तो आप 212 लेंगे। तो यहाँ से ये वाला जो टर्म था ये हमारा करेक्ट आंसर था, मतलब डी ऑप्शन। आज के सेट में जो क्वेश्चंस मैंने रखे हैं ना, उन क्वेश्चंस में से अगर आपने 7 क्वेश्चन भी सही किए तो समझ लो आपकी रीजनिंग की तैयारी अच्छी चल रही है और एग्जाम में भी डेफिनेटली आप 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स कवर कर लेंगे। देखिए आज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा है कि यदि आज बी की आयु ए से 10 गुनी है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बी और ए की आयु की बात करूं तो दोनों की एज में क्या होगा। देखो ए की आयु से 10 गुना मतलब ए की एज अगर एक्स है तो बी की एज क्या होगी, 10x होगी। अब आगे क्या कहा गया है, और n वर्षों के उपरांत बी की आयु ए की आयु से 3 गुना हो जाते हैं। अब देखो n वर्षों के उपरांत की अगर हम बात करेंगे तो ए की जो एज है वो और बी की जो एज है वो, उन दोनों में आप n प्लस कर लोगे तभी तो दोनों की एज में सेम वैल्यू प्लस होगी, ठीक है। अब इसमें ये कहा गया है कि बी की जो एज है वो ए की एज का 3 गुना हो जाएगी, तो ए की एज ये वाली है, इसमें 3 का इंटू करके बी की एज के बराबर हम कर देंगे, क्योंकि इधर वाली जो एज थी ये हमने बी की मानी थी। अब इसको जरा सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो, क्योंकि x क्या है, a की वैल्यू है। हमसे इसी के बारे में पूछा है कि a की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है। तो आप ये देखो कि x कितना आएगा यहाँ से, तो यहाँ से आएगा 10x और प्लस ये वाला n इक्वल्स टू इसके इंटू अंदर करेंगे तो 3x बनेगा और प्लस 3n बनेगा। अब आप क्या काम करो, x वाले टर्म्स एक साइड कर लो, ये 10x है और ये कितना है 3x, तो यहाँ से कितने बच जाएंगे 7x और इक्वल्स टू ये 3n है और ये n उधर जाएगा तो कितने बच जाएंगे 2n, और x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2n/7। अब यहाँ से आता है हमारा सवाल का आंसर देने का तरीका। देखो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल रही है कि 2n/7 की बात आएगी। अब अगर एज मुझे परफेक्ट लेनी है, हालांकि इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, लेकिन अगर मुझे एज जो है वो एक पूर्ण संख्या लेनी है तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो देखो आप ये देखो कि अपॉन में क्या है, अपॉन में 7 है, तो जाहिर सी बात है 7 से 2 तो कटेगा नहीं। अगर मुझे एक पूर्ण संख्या चाहिए तो n ऐसा नंबर होना चाहिए जो 7 से कट जाए, और 7 से कटने वाले नंबर्स कौन कौन से होंगे, तो मैं ये कहूँगा कि n की वैल्यू 7 हो सकती है, 14 भी हो सकती है ना, 7 या 21 हो सकती है, 7 चौक 28 हो सकती है, 7 पंजे 35 हो सकती है, 7 छिंग 42 हो सकती है, 7 सत्ते 49 हो सकती है, मतलब 7 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है। इतने सारे मैंने क्यों लिखे हैं आपको समझाने के लिए। अब देखो आगे क्या कहा गया है, आगे ये कहा गया है कि ए की आयु क्या नहीं हो सकती है। तो आप ये देखो कि पहले वाले में कहा है कि एक सम संख्या जो अभाज्य हो, ठीक है। अब सम संख्या जो अभाज्य होगी वो क्या है, वो 2 होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस ऑप्शन को थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दो, पहले हम ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं क्योंकि इसका यही आंसर है। देखो इसमें कहा है कि एक संख्या जो सम हो, अब देखो सम भी हो सकती है क्योंकि 14 है ना, 28 भी है, 42 भी है, तो सम संख्या हो सकती है, मतलब ये तो हो सकती है, ठीक है। फिर जो संख्या एक विषम हो, तो विषम होने के लिए देखो 7 हो सकता है, 21 हो सकता है, 35 हो सकता है, तो ये सारी विषम संख्या है, मतलब विषम भी हो सकती है। अच्छा आगे कहा गया है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो देखो मैंने 49 तक इसको इसीलिए लिखा था कि 7 का मल्टीपल अगर 49 होगा तो आप ये देखो कि 2 इंटू 49/7 हम लिखेंगे तो 7 से ही कट जाएगा 7 टाइम्स, और 7 2 जा 14, तो मतलब ये भी तो संभव है क्योंकि 7 से कट जा रहा है, तो ये भी होगा। बट पहला वाला नहीं होगा। पहला वाला क्यों नहीं होगा, देखो अगर मैं n की जगह 2 रखता हूँ तो ये आएगा 2 इंटू 2/7, और ये पूरा पूरा नहीं कटेगा तो ये 4/7 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल नहीं है तो इसीलिए हम बोलेंगे कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन ए था, और ऑप्शन ए ही आप मार्क कर दें। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, तो उसमें कहा गया है कि दो कथनों को संज्ञान में लीजिए। अब देखो यहाँ पर दो कथन दिए हैं, पहले हम इन्हीं को देख लेते हैं। इसमें कहा है कि 7 एक अभाज्य संख्या है, तो ये बात सही है, और दूसरा कहा है कि 7 एक सम संख्या नहीं है, ये बात भी सही है। अब इसके आधार पर हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो मुझे तो यहाँ दोनों सत्य दिख रहे हैं ना, तो अगर ये दोनों सही दिख रहे हैं तो आप सी ऑप्शन को और डी ऑप्शन को तो पहले ही एलिमिनेट कर दो, क्योंकि इसमें सिर्फ पी के सही होने की बात हो रही है और इसमें सिर्फ क्यू के सही होने की बात हो रही है। लेकिन हम देखेंगे ऊपर की साइड में ये दोनों क्या दिए हैं। इसमें कहा है कि पहला और दूसरा दोनों सही हैं, और इसमें भी कहा है दोनों सही हैं। तो हमें डिपेंड करता है कि इसके आगे क्या लिखा है, उसके आधार पर हम विकल्प मार्क करेंगे।
इसमें कहा है और Q जो है एक सटीक स्पष्टीकरण P के लिए है। मतलब P को ये एक सही तरीके से डिफाइन कर रहा है। अब डिफाइन कैसे कर रहा है देखो, इसमें कहा है कि 7 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है? इसमें कहा है कि 7 एक सम संख्या नहीं है। अरे भाई सम संख्या नहीं है तो विषम भी तो हो सकती है, और विषम होगी तो अभाज्य का क्या सीन है? तो इसलिए ए ऑप्शन भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कि ये जो है दोनों सही हैं, लेकिन जो क्यू है वो एक सटीक स्पष्टीकरण नहीं देता है पी के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे ही करेंगे। एक्चुअल में ये क्वेश्चन है एजर्शन एंड रीजन का, ये ए होगा ये आर होगा, तब ये ए और आर के केस में बनता है क्वेश्चन। एग्जामिनर ने सिर्फ इसको घुमाने के लिए पी और क्यू लिख कर दिया है, बाकी क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, उसमें कहा है कि दो भाइयों की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो दे रखा है 1:2, और कहा है कि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात ये था। तो आपसे पूछा है कि 5 वर्ष के पश्चात में उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब कोई कहे रेशियो सेम रहता है, तो ऐसा नहीं है, रेशियो चेंज होता रहेगा क्योंकि एज जो है अलग अलग ग्रुप में जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम पहले एज कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट एक भाई है ए और दूसरा है बी, और दोनों की एज का जो रेशियो दे रखा है वो आपको 1:2 दिया हुआ है, ठीक है। फिर ये कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व, अगर यहाँ से हम 5 साल पहले जाते हैं तो यहाँ पर ए रेशियो बी कितना था, यहाँ पर दिया है 1:3। अब देखो यहाँ से मैं डायरेक्ट आपको बताऊँ एज कैसे निकलती है, क्योंकि एज के क्वेश्चन में काफ़ी सारे बच्चों को डाउट रहता है। यहाँ पर देखो कितना गैप है, तो यहाँ आप कहोगे 2 और 1 में 1 का डिफरेंस है। ऐसे ही यहाँ पर देखो कितना गैप है, तो यहाँ पर कितना होगा, 2 का गैप होगा। अब देखो यहाँ से ना एक चीज़ आपको याद रखनी है, जब कभी भी एज के अंतर की बात होगी ना, तो आपकी एज में मेरी एज में हमेशा अंतर सेम रहेगा, क्योंकि दो व्यक्तियों ने, ऐसे मान के चलो आज मेरी एज 10 साल है, आपकी एज 15 साल है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना हो रहा है, 5 साल का। ऐसे ही अब यहाँ से हम 10 साल बाद चले जाते हैं, तो आपकी एज और मेरी एज में कितना अंतर आ जाएगा, देखो ये 20 साल हो जाएगी, और इसमें 10 जुड़ेगा तो 25 हो जाएगी। तो यहाँ पर भी डिफरेंस कितना आएगा, 5 साल का। तो क्योंकि डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, इसलिए हम डिफरेंस सेम करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है हमारे लिए 2, है ना, ऊपर की साइड में ये 2 लिखा है, तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। उसके लिए मैं क्या काम करूँ, यहाँ पर 2 से इंटू कर लूँ। अगर 2 से इंटू करूँगा तो जो ये नया रेशियो बनेगा ये कितना हो जाएगा, 2:4। अब देखो यहाँ पर 2 का डिफरेंस आ गया, और वहाँ पर पहले से ही 1:3 था, तो वहाँ भी 2 का डिफरेंस था। तो ये इस तरीके से हमने रेशियो बराबर कर लिया। अब इसमें ये देखो कि अंतर आया कितना, कोई एज 3 से 4 हो गई, किसकी वजह से, इस 5 की वजह से। तो आप ये कहो कि 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 5 के बराबर है। अगर 1 यूनिट 5 के बराबर है और ये हमारी वर्तमान एज थी, हमसे पूछा है 5 साल बाद की एज के बारे में, तो हम वर्तमान निकाल लेते हैं। तो ए की जो एज होगी और बी की जो एज होगी वो करंट एज कितनी हो जाएगी, देखो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो हम यहाँ कहेंगे 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 10, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये कहा गया है कि ये 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट की 5 से इंटू करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, यानी कि उनकी एज का रेशियो ये आएगा। ये हमारा कौन सा है, वर्तमान की एज है, रेशियो क्या कहो, एज है ये, है ना। अब इसमें ये कहा है 5 साल बाद, तो इसमें भी 5 जोड़ दो और इसमें भी 5 जोड़ दो, तो ये कितना बचेगा, ये 15 साल का हो जाएगा और ये 25 का। अब दोनों का जब हम रेशियो निकालेंगे कट करके, तो 5 से कटेगा, 5 3 जा और ये 5 5 जा, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 3:5 आएगा। तो 3:5 हमें सी ऑप्शन में दिख रहा है और सी ही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा है कि 6 छात्राएं हैं, रिया, माला, अंबिका, काजल, हिना और सान्या। ये एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। तो हम इसको बैठा लेते हैं, इस तरीके से बैठी हैं, और ये 6 छात्राएं हैं, तो हमने कहा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे ही ये 5 और ये 6। इनको आमने सामने बैठाओ, क्योंकि कई बार विपरीत बोल देता है, तो उस केस में आपसे गलती हो जाती है ना, अगर आप इनकी पोजीशन ऐसे ही रैंडमली रख लेते हैं तब। कहा है लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो इसी क्रम में बैठी हों, जैसे क्रम दिया है ज़रूरी नहीं ऐसे ही हो। अब इसके बाद में देखिए, इसमें कहा है कि अंबिका जो है वो हिना के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। अब देखो पहले हम हिना को बैठा लेते हैं, तो हिना को सपोज मैंने यहाँ पर बैठा दिया। अब पहला प्लेस अपनी मर्जी से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके दाएं तीसरे, अगर दाएं जाएंगे ना तो हम इधर डायरेक्शन में बढ़ेंगे, तो ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर। तो यहाँ पर कौन बैठा है, अंबिका, इसको हम ए से दिखा रहे हैं। फिर आगे क्या कहा गया है कि रिया जो है वो हिना और काजल की निकटतम पड़ोसी है। अब हिना और काजल की निकटतम पड़ोसी है, तो काजल
यहाँ पर भी बैठ सकती है और यहाँ पर भी बैठ सकती है, ठीक है। इसके बाद कहा गया है कि रिया जो है वो हिना और काजल की निकटतम पड़ोसी है। अब देखो यहाँ से पॉसिबिलिटी दो बनेंगी, है ना, तो इसको लाइन को एक बार के लिए स्किप कर दो। फिर आगे कहा है कि माला जो है वो हिना की ठीक निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब माला यहाँ पर और यहाँ पर नहीं बैठेगी। आगे पढ़ो, यहाँ पर कहा है कि काजल जो है वो अंबिका के ठीक दाएं है, तो अंबिका यहाँ पर हम पहले बैठा चुके हैं, उसके जस्ट राइट साइड में हमने काजल को बैठा दिया, तो काजल यहाँ पर आ गई। इससे अब हम पहली लाइन पढ़ सकते हैं कि रिया हिना और काजल की निकटतम पड़ोसी है। तो हिना यहाँ ऑलरेडी बैठी है, काजल ये आ गई, तो इधर कौन बैठेगी? रिया। ठीक है, इससे हमें रिया की पोजीशन पता चल गई। और इसके बारे में बोला था कि माला जो है वो हिना की पड़ोसी नहीं है, तो माला यहाँ पर आएगी। तो एक ही व्यक्ति बचा हमारे पास, कौन व्यक्ति है वो? सान्या। तो यहाँ पर आ जाएगी सान्या, और इस तरीके से हमारा डायग्राम हो गया कंप्लीट, क्योंकि सारे लोग बैठ चुके हैं। आगे कहा गया है कि रिया के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठी है? तो रिया ये है, और इसका दायां पहला स्थान और दूसरा स्थान, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी ऑप्शन यानी कि सानिया होगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप जब बनाएं तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा कंसीडर ना करें, पहले उस डेटा को आप इसमें से निकाल के लें जो हम यहाँ पर एग्जैक्टली बैठा सकते हैं, फिर उसके बाद में पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचें। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, तो उसमें कहा है कि एक कथन के बाद में दो निष्कर्ष आपको दिए गए हैं, आपको कथन को सत्य मानना है। ये जो कथन आपको दिया है इसको आप सही माने, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको कुछ भी कहा जाए वो आपको रियल ही मानना है, ठीक है। आपको यह निर्णय लेना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा, यदि कोई हो, तो दिए गए कथन का अनुसरण करता है। वही है, कथन और अनुमान की बात हो रही है। यहाँ पर दो आपको अनुमान दिए गए हैं और कहा गया है कि कई छात्र मोबाइल गेम के आदी हैं और इससे शैक्षणिक प्रदर्शन उनका खराब होता है, मतलब रिजल्ट खराब होता है। तो इसमें आप बताइए कि क्या अनुमान हो सकता है। ठीक, पहले को देखिए। इसमें कहा है कि कई छात्र मोबाइल गेम के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, और देखो यहाँ पर भी यही कहा है कि छात्र मोबाइल गेम के आदी हैं इसलिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, तो प्रदर्शन खराब होता है, मतलब पहला तो ठीक है। सेकंड में कहा है कि मोबाइल गेम के कारण ही छात्र परीक्षा में असफल होते हैं। अब देखो यहाँ पर सारा का सारा ब्लेम जो है ना वो गेम्स को ही कर दिया कि मोबाइल गेम की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, कारण दूसरे भी हो सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो केवल फर्स्ट वाला जो है वो सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि क्या कृषि क्षेत्र में कीटनाशकों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए? अब देखो कीटनाशकों की अगर हम बात करें तो आपने नाम सुना होगा डीडीटी का, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। इस पर सरकार ने पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है कि इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, ये इंसान के लिए काफ़ी घातक है। उसी के आधार पर यहाँ पर कहा गया है कि क्या कृषि क्षेत्र में कीटनाशकों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध हो जाना चाहिए? तो देखिए इसमें तर्क क्या है। अब देखो तर्क से मैं याद दिलाऊं आपको कि आपका हाँ या ना मायने नहीं रखता है, आपका तर्क अच्छा होना चाहिए जो एक फैक्ट रखे, है ना। अब इसमें देखो क्या कहा गया है कि भूमिगत जल को ऐसे खतरनाक रसायनों से प्रदूषित होने से बचाने के लिए यही एकमात्र तरीका है, ठीक है। अब जहाँ कहीं एकमात्र की बात आ जाए ना तो समझ जाओ कि वो गलत होगा। किसी भी चीज़ का केवल एक ही सॉल्यूशन नहीं होता, बहुत सारे रास्ते हमारे पास होते हैं, है ना। मतलब अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और आप कहीं पर जाकर रुक गए कि भाई अब बस इसके बाद में मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो ये आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। रास्ते बहुत सारे निकल सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, किसी भी चीज़ का केवल एकमात्र रास्ता नहीं होता है। इसलिए जब कभी ऐसा वर्ड आपको दिखे तो समझ जाओ वो गलत है। फिर सेकंड को देखो, नहीं, इसमें मना किया जा रहा है, इससे कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और कीट फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम कीटनाशक यूज़ ना करें तो कई बार तो लोगों की पूरी फसल भी नष्ट कर देते हैं कीड़े। इसलिए जो है आपको क्या ध्यान रखना है कि इस चीज़ के लिए, वैसे भी इसमें ये कहा गया है कि हमारा जो तर्क है वो स्ट्रांग होना चाहिए, तो हम फसल के बचाव की बात कर रहे हैं तो इसलिए ये सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है कि केवल सेकंड जो है वो प्रभावशाली है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, तो उसमें कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके बाद दो धारणाएं दी गई हैं। ये धारणाएं लिखी हैं, ये कथन है, और कहा है सबसे उपयुक्त विकल्प को चिन्हित करें। तो इसमें कथन कहा गया है कि जल्दी पहुंचने के लिए दिल्ली से चेन्नई हवाई जहाज से जाएं, ठीक है। मतलब आपसे कहा जा रहा है कि आप एरोप्लेन से जाइए। अब देखिए नंबर फर्स्ट आपसे क्या कहा गया है कि दिल्ली और चेन्नई जो है वो हवाई सेवाओं से जुड़े हुए हैं। भाई जाहिर सी बात है, हम किसी को अगर एडवाइस दे रहे हैं तो वहां पर संसाधन होगा ना, सेवाएं होंगी, इसीलिए तो हम उसे एडवाइस दे रहे हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि रास्ता है, इसीलिए हम बता रहे हैं कि आप किससे जाइए, हवाई जहाज से जाइए, ठीक है। सेकंड देखिए,
दिल्ली से चेन्नई जाने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। इसके बारे में हमसे कथन में नहीं कहा गया कि केवल उसी तरीके का रास्ता है ना? तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो धारणा फर्स्ट जो है वो केवल वही अंतर्निहित है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि नीचे दी गई आकृति में जो कि पैमाने पर नहीं खींची गई है, ए बी, बी सी और सी डी ये सारी की सारी डिस्टेंस बराबर हैं। तो आप ये देखो कि इस आकृति में एक डिस्टेंस ये वाली है, दूसरी डिस्टेंस यहाँ बीच में ये है और तीसरी डिस्टेंस ये है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 42 है, तो 42 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो 3 बन जा 3 और ये 4 यानी कि 14 हो जाएगी। मतलब ये भी 14 है, ये भी 14 है और ये भी 14 है। इस तरह से होगा। तो कहा गया है कि नीचे दी गई आकृति का परिमाप निकालिए। अब देखो सबसे पहले परिमाप के बारे में जानो। परिमाप क्या चीज़ है? परिमाप है वो रास्ता जो इसका पूरा चारों तरफ का है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये हमें एरिया कवर करना है। फिर इसके बाद में यहाँ जाएंगे हम और फिर इधर इधर ऐसे और ऐसे। ये क्वेश्चन मैंने आपको जानबूझकर यहाँ पर रखा है, हालांकि ये मैथमेटिक्स का है, लेकिन आप ध्यान करो कि लास्ट टाइम जो वीडियो का एग्जाम हुआ था उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपसे पूछा था कि कौन सी डिस्टेंस शॉर्ट रहेगी, है ना? जहाँ पर D1 D2 D3 करके आपको डिस्टेंस दी थी और आपको कंपेयर करना था। वो वीडियो मैंने पूरा कंप्लीट बनाया हुआ है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस जो है ना आयोग इस समय पूछ रहा है। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे निकलेगी ये डिस्टेंस। सबसे पहली चीज़, अगर हम बात करें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये पूरी डिस्टेंस जो है ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस है। तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी होगी? इधर ये 7 है और ये कितना है? 14। तो इसका मतलब 21 हो जाएगी। तो कैपिटल आर जो है हमने कितना मान लिया? 21। अब ये जो 21 है तो आप ये कहो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस है मैं इससे इसे निकाल सकता हूँ, और वो फॉर्मूला क्या होगा? सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर, है ना? और 2 पाई आर का अगर मैं आधा कर दूं तो कितना बचेगा? पाई आर। तो अगर हम बात करें कि बड़े वाले की कितनी होगी तो पाई आर होगी, तो बड़े वाले की होगी पाई आर, है ना? अब इसके बाद में छोटे वाले की बात करें तो छोटे वाले के लिए देखो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है ये हमें निकालनी है। तो इसके लिए रेडियस कितनी रहेगी? 7। तो आप ये कहोगे कि ये वाली जो 7 रेडियस है इसके अकॉर्डिंग अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा पाई स्मॉल आर। ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी और इन दोनों को मुझे प्लस करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ और क्या प्लस होगा? ये वाली जो डिस्टेंस है 14 ये और ये 14 ये, तो ये टोटल मिलाकर कितनी हो गई? 28। मतलब ये जो वैल्यू है ये हमें सॉल्व करनी है। तो 28 प्लस, अब देखो इन दोनों में से पाई कॉमन आ जाएगा तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर, कैपिटल आर हमने माना था 21 तो ये आ गया 21 और प्लस स्मॉल आर 7 था तो ये 7 यहाँ पर रख लिया। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा? यहाँ से है हमारे पास 28 और प्लस ये हो जाएगा 22/7 इंटू, अब देखो ये जो वैल्यू है प्लस होने के बाद 28 आएगी। अब 28 में इस वाले 7 से इसको मैंने 4 टाइम्स कट कर दिया तो ये कितना बचा? 28 और प्लस 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 8 और 8 16, 16 का 6 आएगा यानी कि यूनिट प्लेस पर 6 आएगा और वो मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, मतलब ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। आपको पेरीमीटर निकालना जरूर आना चाहिए, चाहे तो वो सर्कल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं एक तरीके से नॉर्मल रीजनिंग में ही आते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला प्रदान की गई है और आपको अपने प्रश्न का उत्तर देना है जो कि नीचे पूछा गया। अब देखो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है वो क्या होती है? कोई भी बच्चा इसको देखेगा कहेगा ABCDEFGHI, बस यहीं तक रुक गया कि यार ये तो ABCD लिखी हैं और ABCD हैं तो 26 लेटर्स होंगे। बट आप ये मिस्टेक कर देते हैं कि ये ऐसे दी क्यों गई है? दी इसलिए गई है क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ मिसिंग होगा। और मिसिंग क्या है? देखो P के बाद में आता है Q, लेकिन यहाँ पर Q नहीं लिखा है। तो इसलिए गलती करने से बचें और देखें कि क्वेश्चन में ये पूरी लाइन दी हुई है तो इसमें कोई ना कोई अल्फ़ाबेट गायब तो नहीं है, है ना? तो यहाँ से हमें पता चल गया Q यहाँ से मिसिंग है और हो सकता है कुछ और भी हो। फिलहाल यहाँ पर इसको छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। इसमें कहा है कि इस श्रृंखला में अपने दाएं, अब राइट साइड से बात हो रही है तो राइट लिख लो, राइट से 13वें वर्ड यानी कि 13, और फिर कहा है उसके बाएं 5वां यानी कि लेफ्ट से 5। अब ये अक्सर आपको पूछना है, तो देखो ये हमेशा याद रखो कि जब कभी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखे, मान लो राइट दिया है तो आप पहले राइट लिख लो, और राइट से कितना दिया है? 13। अगर ये इसका अपोजिट है तो प्लस होगा और अगर ये सेम होता तो माइनस होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मतलब राइट से कितना हो गया? 13 और 5 हो गया 18। मतलब राइट साइड से आपको 18वां लेटर यहाँ पर ढूंढना है। तो आप गिन लो यहाँ पर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 पर क्या आ रहा है? एच, यानी कि एच जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये अगर हम नॉर्मल अल्फ़ाबेट सीरीज़ में देखें तो इसका आंसर क्या आएगा? तो नॉर्मल अल्फ़ाबेट सीरीज़ में निकालने के लिए हम राइट वाली वैल्यू को लेफ़्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 से माइनस कर देते हैं, और 27 से इसको हम माइनस करेंगे तो लेफ़्ट से हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी? 18, यानी कि 9 आ जाएगी। और 9 पर क्या होता है? आई, जो हमने याद किया हुआ है, और एग्ज़ामिनर होशियार है, उसने आपको बी ऑप्शन में वही दिया भी है। बट ये ध्यान रहे, इस क्वेश्चन में आते हुए भी इसमें गलती हो जाएगी आपसे अगर आपने ध्यान नहीं दिया कि ये लिखे हुए क्यों हैं, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई अल्फ़ाबेट उन्होंने गायब किया होगा। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। और हमेशा की तरह इसका लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपके लिए होमवर्क है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि आकाशगंगा, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और तारे, अगर इनको हम अरेंज करें एक सार्थक क्रम में, तो इन चारों में से कौन सा विकल्प है जो सही होगा? बाकी मुझे कमेंट करके बताओ कि आज का जो स्कोर आपका रहा वो 10 में से कितना रहा, क्योंकि आज के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने भी वाले हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ।